JNS टीवी के एक्सेस ऑफ ट्रूथ में आपका स्वागत है। जश्न के दिन आ गए हैं क्योंकि इस्लामी गणराज्य एक विशाल प्रचार उत्सव मना रहा है ताकि अली खामेनेई को दफनाया जा सके, जिनकी इजराइल और अमेरिका के हाथों अपमानजनक मौत हुई थी। और भले ही इस्लामी गणराज्य ने इस हफ्ते कोई प्रचारात्मक जीत हासिल नहीं की, ऐसा लगता है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिर भी उन्हें एक जीत थमा दी। ट्रम्प प्रशासन अपनी ही गलतियों को रोक नहीं पा रहा है। क्यों? सैन्य दबाव के महीनों बाद जब शासन ने 47 साल तक इस्लामी गणराज्य पर राज करने वाले व्यक्ति को खो दिया, ट्रम्प ने कहा उन्होंने एक हफ्ते की छुट्टी दी। हमने वेनेजुएला को एक दिन में हरा दिया और ईरान की हालत खराब कर दी। वे समझौते के लिए बेताब हैं। वे समझौता करने के लिए बहुत बेताब हैं। हमने उसे अंतिम संस्कार के लिए एक हफ्ते की छुट्टी दी क्योंकि हम अच्छे हैं। सर, मुझे माफ कीजिए। हम उस शासन के प्रति शिष्टाचार क्यों दिखा रहे हैं जिसने दशकों तक अमेरिका की मौत के नारे लगाए, प्रॉक्सी आतंकवादी समूहों से अमेरिकियों की हत्या करवाई, अमेरिकियों को बंधक बनाया, अमेरिकी अधिकारियों की हत्या की साजिश रची और अब भी अमेरिकी राष्ट्रपति को धमकी देता है। यहाँ तक कि इस हफ्ते भी ट्रंप या नेतन्याहू की हत्या के बदले 1000 किलोग्राम सोना देने की पेशकश की। देखिए, एक दिव्य उपस्थिति और प्रारंभिक शांति के रूप में रियाम 15 खोरदाद तहरीर के पुरुष और महिलाएं, ये तय किया गया कि इंशाअल्लाह जो भी ट्रंप या नेतन्याहू को मारेगा उसके लिए एक इनाम रखा जाएगा। ये इनाम वरामिनी के पुरुषों और महिलाओं की तरफ से है। ये इनाम सोने के किलो में है। 100 किलो सोना, 100 किलो सोना। अब इस्लामिक गणराज्य ने खामनेई की अंतिम यात्रा को राजनीतिक तमाशा बना दिया, जो इस्लामी शासन को अपमानित करने का मौका होना चाहिए था। और सच में यही एकमात्र भाषा है जिसे वे समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर इसके बजाय ये शासन के लिए खुद को झूठा तौर पर भारी जनसमर्थन हासिल होने वाला दिखाने का एक और मौका बन गया। अब उस चौक के अनुमानित आकार के आधार पर जहां यह समारोह आयोजित किया गया था, हम अनुमान लगाते हैं कि वहां 60,000 से 70,000 लोग मौजूद थे। ये उन लाखों लोगों से बहुत कम था जो अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर शासन परिवर्तन और क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की वापसी की मांग कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले आप सुने कि अंतिम संस्कार की शुरुआत में पूरे दिन क्या नारे लग रहे थे। देखिए, अब ये भीड़ है जो अभी अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। मुझे नहीं पता कि आप इसे कितनी स्पष्टता से देख सकते हैं, लेकिन यही वे लोग नारे लगा रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। फिर से इजराइल मुर्दाबाद। फिर से अमेरिका मुर्दाबाद। और फिर से कफन शाह जमात हमारे तन पर है, तेरे खून की कसम, ट्रंप की हत्या की कसम। तो आप देख रहे हैं, उन्होंने अपने एजेंडा में कुछ नहीं बदला। हम बार बार वही सुनते हैं, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इंग्लैंड मुर्दाबाद। तो जब वॉशिंगटन व्यस्त है नरमी बरतने में, तब ये शासन सचमुच भीड़ से अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है। वे इस हफ्ते की छुट्टी उसी विचारधारा को मजबूत करने में लगा रहे हैं जिसने दशकों से मध्य पूर्व को अस्थिर किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका उन्हें ऐसा करने में मदद क्यों करेगा? इस दौरान अंतिम संस्कार हमारी अपेक्षा के अनुसार ही रहा। कई दिनों तक जुलूस, सरकारी मीडिया कवरेज और दुनिया को ये दिखाने की एक बड़ी सावधानी से रचा गया प्रयास कि शासन के पास किसी तरह समर्थन है। लेकिन जमीन पर जो हालात हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे हैं। दुनिया की प्रमुख शक्तियों में से कोई भी बड़ा विश्व नेता व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुआ। हमने रूस, चीन, भारत और तुर्की के कई निम्न स्तर के प्रतिनिधिमंडल देखे।
शासन ने अपने मित्र देशों, आतंकी प्रॉक्सी गुटों और वैचारिक सहयोगियों पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई। और फिर है मोजतबा दिखावटी आयतुल्ला, जिन्हें नया सर्वोच्च नेता माना जा रहा है, जो अपने ही पिता के अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल की शुरुआत में पिता को मारने वाले हवाई हमले में घायल होने के बाद वो सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा चिंताओं के कारण वो दूर रहे और वो शामिल होना चाहते थे, लेकिन इजराइल द्वारा हत्या की आशंका के चलते उन्हें अनुमति नहीं दी गई। अब इस अंतिम संस्कार के तमाशे के बारे में शासन आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात मानने के लिए मजबूर करना चाहता है, वो ये है कि ये भीड़ ईरानी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। वे नहीं करते। शासन ने अंतिम संस्कार के लिए नकद, मुफ्त यात्रा, इनाम और हर तरह की अजीबोगरीब चीजें पेश की थीं। कल मैंने ईरान के कई स्रोतों से बात की, जिन्होंने बताया कि कई तथाकथित शोक मनाने वालों को पैसे दिए गए, दबाव डाला गया या किसी तरह प्रोत्साहित किया गया था। इसमें कोई हैरानी नहीं है। पहले शासन ने आयोजनों में झूठा समर्थन दिखाने के लिए लोगों को पैसे, खाना और परिवहन जैसी सुविधाएं दी हैं। मेरे सूत्रों के अनुसार तेहरान पूरी तरह खाली है, क्योंकि समझदार लोग शहर छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद लोग अधिकतर विदेशी हैं और उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद 6 फीट ऊंचा सड़ता हुआ खाने का ढेर देखा, क्योंकि अंतिम संस्कार में बहुत कम लोग आए थे। नकली समर्थन की बात करते हुए मोहम्मद गालिबाफ का वो पल देखें जब वे अंतिम संस्कार में अरागची के पास बढ़ा चढ़ाकर पेश आ रहे हैं। मतमाग यज़्म साब कसम। खून कत्ल ट्रंप, खून कत्ल ट्रंप। ये कहना मुश्किल है कि वो हंस रहे हैं या रो रहे हैं। सच में अरगची भी कह रहे हैं, तुम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। ईरान में कई रिपोर्ट्स आईं कि लोग अंतिम संस्कार की लागत का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि देश पूरी तरह दिवालिया हो चुका है। ईरानियों को काले कपड़ों की जगह रंगीन कपड़े पहनने या शोक समारोह में शामिल होने के बजाय तेहरान छोड़ने के लिए भी कहा जा रहा है। यही वो ईरान है जिसे शासन आपको दिखाना नहीं चाहता, लेकिन प्रचार ईरान की सीमाओं पर ही नहीं रुका। अमेरिकी कायला वॉल्स, जैक्सन हिंकल और ब्रिटिश पाकिस्तानी बुशरा शेख को शासन के प्रचार को अंग्रेजी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अंतिम संस्कार में ईरान लाया गया। अब हिंकल ने कहा कि हर अमेरिकी देशभक्त को खामनेई का सम्मान करना चाहिए। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन ठीक है। और फिर कायला वॉल्श ने ये कहा, जरा देखिए। वो दुनिया के सभी लोगों के लिए एक नेता थे जो साम्राज्यवाद, घमंड, जायोनिज्म और नरसंहार के खिलाफ संघर्ष करते थे। मेरे लिए वे मेरे जीवन काल में सबसे महान साम्राज्यवाद विरोधी नेता थे। पूरी तरह से ब्रेन वॉशिंग है। अब मैं आपको याद दिला दूं, काला वॉल्श एक पूर्व डीएसए कार्यकर्ता हैं जो ममदानी की बहुत बड़ी समर्थक थीं, इससे पहले कि उन्होंने फैसला किया कि वे बेरूत जाकर बसें और आतंकवादी संगठनों का पूर्णकालिक समर्थन करें। मुझे लगता है कि वो कई बार ईरान जा चुकी हैं, और इसमें सबसे अजीब बात ये है कि एक अमेरिकी दूसरे अमेरिकियों से सम्मान देने के लिए कह रही हैं। उस आदमी का जिसने एक ऐसे शासन का नेतृत्व किया जिसने 47 साल तक खुद को अमेरिका मुर्दाबाद के नारे के जरिए परिभाषित किया, और जिसकी हाथों पर सैकड़ों अमेरिकियों का खून है। अब इन पिछली यात्राओं और ऐसी ही यात्राओं के आधार पर जो हमने पहले देखी थी, प्रचार प्रयास कुछ हद तक खुद शासन द्वारा वित्त पोषित थे। इसका मतलब है कि अगर किसी अमेरिकी या ब्रिटिश नागरिक ने प्रतिबंधों से घिरे शासन का समर्थन किया है, तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता होती अगर वे अब भी जारी फांसियों या जनवरी में मारे गए 40,000 प्रदर्शनकारियों पर सवाल पूछते। ये लोग हमारे समय के हिटलर की विरासत को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि असली फर्क खामनेई से पड़ता है। अंतिम संस्कार मायने नहीं रखता, उसकी मौत वाकई जश्न का कारण है। ये अंतिम संस्कार वैश्विक घटना इसलिए है क्योंकि इस्लामी गणराज्य को तानाशाह की मौत को प्रचार में बदलने का मौका मिला। जब भीड़ अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी, पश्चिमी देश नजरअंदाज ही नहीं कर रहे थे। मुक्त दुनिया के राष्ट्रपति ने कहा कि वो उन्हें कुछ अच्छा दे रहे हैं।
ये शासन अंतिम संस्कार का नाटक कर विदेशी प्रभावशाली लोगों को बुला सकता है, ईरानियों को मातम मनाने के लिए धमका और ब्लैकमेल कर सकता है, प्रचार कर सकता है, लेकिन खामनेई की मौत और विनाश की विरासत नहीं मिटा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका को इस विचारधारा को जीवित रखने में मदद नहीं करनी चाहिए। क्या आपको याद है जब पियर्स मॉर्गन पर इजराइल द्वारा पत्रकारों की हत्या पर मुझसे ये झूठ 47 मिलियन बार कहा गया था? देखिए। आइए गाजा में 232 पत्रकारों को ना भूलें जिन्हें आईडीएफ द्वारा मार दिया गया है, और गाजा में उन 232 पत्रकारों को ना भूलें जिन्हें आईडीएस ने मार डाला है। गिनोनी फाउंडेशन ने भी इसकी पुष्टि की है, अगर आप मुझसे चर्चा करेंगे। मुझे पता है आपको तथ्य पसंद नहीं आना, लेकिन यही हकीकत है। और कैसे यही झूठ बार बार बिना किसी सबूत के दोहराया गया, जरा देखिए। 245 से ज्यादा पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है। ये साफ है कि इजरायली कब्जा करने वाली अथॉरिटी नहीं चाहती कि स्वतंत्र पत्रकार उनके अपराधों को दस्तावेज करें और रिपोर्ट करें। वॉटसन इंस्टीट्यूट के कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के अनुसार गाजा में जितने पत्रकार मारे गए हैं उतने दोनों विश्व युद्धों, वियतनाम, पूर्व युगोस्लाविया और अफगानिस्तान को मिलाकर भी नहीं मारे गए। एक पूर्व पत्रकार और संपादक के तौर पर क्या आप हमें समझा सकते हैं कि इजराइल फलस्तीनी पत्रकारों को क्यों मार रहा है, वो भी बड़े पैमाने पर? तो आप इसे मानकर चलते हैं, इजराइल पत्रकारों को मार रहा है, आप यही कह रहे हैं। स्वतंत्र जानकारी के स्वतंत्र स्रोत है, सिर्फ कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ही नहीं। तो जैसा मैंने कहा, फिर से कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने दस किया है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट हैज डॉक्यूमेंट पत्रकार, यहाँ इजराइल हमें मारने आया था सर। कई जगहों पर आपकी सेनाओं ने पत्रकारों को निशाना बनाया सर। क्या आप उन पर विश्वास करते हैं? तो नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये सब नहीं बना रहा, ये पत्रकारों की सुरक्षा समिति के आंकड़े और निष्कर्ष हैं एक ही इंटरव्यू में। पत्रकारों की सुरक्षा समिति के आंकड़े, खैर जैसा कि निकला वे गलत थे, और एक बार फिर मैं सही थी। 21 महीनों से कहा जा रहा था कि इजराइल पत्रकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है और आईडीएफ व्यवस्थित रूप से पत्रकारों को निशाना बना रहा है, जैसा आपने उस इंटरव्यू क्लिप में सुना। इन दावों को मीडिया, मानवाधिकार समूहों, राजनेताओं व कार्यकर्ताओं ने बार बार दोहराया और इन्हें तथ्य मान लिया, लेकिन इसमें एक समस्या है। इन तथाकथित पत्रकारों में से दर्जनों असल में आतंकवादी थे। पत्रकारों की सुरक्षा समिति के डेटाबेस में गाजा में चरम पर 229 कथित पत्रकार सूचीबद्ध थे। पिछले हफ्ते सीपीजे ने अपने डेटाबेस की समीक्षा की घोषणा की। हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने खुद दर्जनों शहादत संबंधी घोषणाएं प्रकाशित किए, जिनमें उन व्यक्तियों में से बड़ी संख्या को अपने सैन्य विंग के सदस्य के रूप में पहचाना। अब सीपीजे ने कम से कम 20 नाम पहले ही हटा दिए हैं, जिनके स्रोत खुद आतंकवादी संगठन हैं, ना कि आईडीएफ। और बार बार हम वही सिलसिला दोहरता हुआ देखते हैं। किसी पत्रकार या यहाँ तक कि किसी सहायता कार्यकर्ता की मौत पर गुस्सा फूट पड़ता है और फिर पता चलता है, ओह, असल में वो तो हमास का कमांडर था। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है जो हम देख रहे हैं, ये मीडिया की एक बहुत बड़ी विफलता है। ये आंकड़े पूरी दुनिया में एक तथ्य के रूप में दोहराए गए, ठीक वैसे ही जैसे हमास के सारे बेतुके दावे, और जो भी इन पर सवाल उठाता था उसकी बदनामी की जाती थी, जबकि दर्जनों मामलों में सबूत साफ तौर पर अरबी में मौजूद थे। मसलन मोहम्मद नबिल अल-ज़क को लें, जिन्हें 2 महीने पहले फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने कमांडर बताया था। ये वीडियो फुटेज उन्हीं का है। क्या वो पत्रकार लगते हैं? फिर भी कई सूचियों, जैसे प्रेस स्वतंत्रता की सूची में, उन्हें युद्ध में मारे गए पत्रकार बताया गया है। मोहम्मद वाशा और उनके भाई अहमद वाशा अल जजीरा से हमास के कमांडर के रूप में पहचाने गए थे और आतंकवादी ऑपरेटिव के रूप में शोक मनाए गए। और जाहिर है हमारे पास मोहम्मद अल सकानी भी हैं, जो एक और ऐसे पत्रकार थे जो फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर बन गए थे। ये सूची लगातार चलती ही जाती है। ये इजरायली दावे नहीं, बल्कि हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद इन्हें अपना बता रहे हैं। हमने ये पहले भी देखा है। पहले कहा गया था कि यूनरा के स्टाफ और शिक्षकों के हमास का सदस्य होने का कोई सबूत नहीं है, जबकि हमारे पास यूएन सहायता कार्यकर्ता का वीडियो है जो बंधक का शव ले जा रहा है। फिर हमें पता चला कि ऐसे दर्जनों लोग थे। फिर हमें पता चला कि वास्तव में सैकड़ों शिक्षक 7 अक्टूबर को जश्न मना रहे थे, यूनेरा के शिक्षक। हर दिन ऐसा लग रहा है कि यूनरा और हमास के बीच सहयोग की और भी पुष्टि हो रही है।
अब हमें पता चल रहा है कि जिन लोगों को दुनिया के सामने पत्रकारों के रूप में पेश किया गया था, वे वास्तव में हमास या फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सदस्य थे, ठीक वैसे ही जैसा मैंने और कई अन्य लोगों ने दावा किया था। कब ये अलग अलग गलतियां रुककर साफ पक्षपात में बदल जाती हैं। इस स्थिति में मुझे सबसे हैरान करने वाली बात प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये पूछने के बजाय कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ टिप्पणीकारों ने तर्क दिया है कि भले ही इन लोगों में से कुछ हमास या इस्लामिक जिहाद के सदस्य थे, फिर भी उन्हें पत्रकार ही माना जाना चाहिए। मुझे खेद है। क्या आतंकवादी संगठन की सदस्यता कब से किसी को युद्ध क्षेत्र में नागरिक पत्रकारों की विशेष सुरक्षा का अधिकार देती है? अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून पत्रकारों और नागरिकों की रक्षा करता है। ये लड़ाकों को सिर्फ इसलिए छूट नहीं देता क्योंकि उन्होंने कभी कैमरा पकड़ा था या किसी समाचार संस्था में योगदान दिया था। अगर कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य है और उस संगठन की सैन्य गतिविधियों में भाग ले रहा है, तो वह पूरी तरह से एक अलग कानूनी श्रेणी है। तो जब ये आंकड़े दुनिया भर के अखबारों के पहले पन्नों पर छाए हुए थे, तब कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा था? और अब मीडिया कहाँ है? सुधार कहाँ है? माफी कहाँ है? ये हैरान करने वाली बात है कि मूल आरोप तो सुर्खियों में आ जाता है और सुधार अगर आता भी है तो बस एक फुटनोट बनकर रह जाता है। इन आंकड़ों को तो जैसे धर्म ग्रंथ की तरह मान लिया गया था। इन आंकड़ों का हवाला राजनेताओं, संयुक्त राष्ट्र, बड़े चैनलों, हस्तियों और कार्यकर्ताओं ने दिया कि इजराइल जानबूझकर पत्रकारों के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। अब वही डाटाबेस चुपचाप संशोधित किया जा रहा है और वही सुर्खियां अब कहाँ है? अगर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सदस्यों को पत्रकार ना मानने पर सहमति नहीं है, तो हम खबरें बना रहे हैं, रिपोर्ट नहीं कर रहे। और अब आखिरकार इस हफ्ते का गुड, बैड और अगली सेगमेंट खत्म करते हुए सबसे पहले इस हफ्ते की बैड स्टोरी के साथ शुरू करते हैं, जिसमें है मिस्र की राष्ट्रीय टीम वर्ल्ड कप में और उसके हेड कोच हुसाम हसन। तो ऑस्ट्रेलिया पर मिस्र की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत के बाद इस हफ्ते हमने हसन को मैदान पर फिलिस्तीनी झंडा उठाते हुए देखा। उन्होंने जीत फिलिस्तीनी लोगों को समर्पित की और कहा, मेरा दिल और आत्मा उनके साथ है। इसके बाद उन्होंने मिस्र और फिलिस्तीन दोनों के झंडों के साथ मैदान का चक्कर लगाया, जबकि प्रशंसक फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे। सच में नाटक के अंक मिलते हैं, पर देखें खुद मिस्र फिलिस्तीनियों को कैसे देखता है। ये वही सरकार है जिसने गाजा सीमा के साथ कई सुरक्षा सीमाएं बनाई हैं, जिसने युद्ध के अधिकांश समय राफा क्रॉसिंग को पूरी तरह बंद रखा, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते गाजा वासियों के प्रवेश से बार बार इनकार किया और जबरन वसूली वाले काले बाजार को पनपने दिया, जो गाजा वासियों से गाजा पट्टी से गैर कानूनी तरीके से निकलने के लिए हजारों डॉलर वसूलता है। तो मुझे यहाँ की तर्क समझाएं। अगर आपको फिलिस्तीनी लोगों की इतनी चिंता है कि वर्ल्ड कप देख रहे अरबों लोगों के सामने उनका झंडा लहराना जरूरी लगे, तो आपकी अपनी सरकार ने उन्हें बाहर रखने के लिए वर्षों तक दीवारें बनाने पर और लाखों डॉलर क्यों खर्च किए? सीमा ज्यादातर बंद क्यों है? परिवारों को युद्ध क्षेत्र से भागने के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों देनी पड़ती है? ये मिस्र की नीतियां हैं, इजरायली नहीं। मुझे हैरानी होती है कि ये जोकर कैमरों के सामने हीरो बनते हैं, लेकिन असल में फिलिस्तीनियों की परवाह नहीं करते, बल्कि उनसे नफरत भी करते हैं। खुद से सवाल पूछिए, अगर मिस्र को फिलिस्तीन की इतनी चिंता थी, तो गाजा और सिनाई पर पूरा नियंत्रण होने पर फिलिस्तीनी राज्य क्यों नहीं बनाया? जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य घोषित नहीं किया। ऐसा क्यों? क्या ऐसा हो सकता है? शायद, सिर्फ शायद, क्योंकि कभी कोई फिलिस्तीनी राज्य था ही नहीं और ये अरब देश वास्तव में फिलिस्तीनी राज्य की परवाह ही नहीं करते। कोच हसन को फिलिस्तीनियों की कोई परवाह नहीं है और ना ही ज्यादातर वे लोग जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं, जिन्हें बहकाया गया है। ये आंदोलन एक निरर्थक पंथ है जिसे अरब देश अपने आंतरिक मुद्दों से ध्यान हटाने और यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब इस हफ्ते की बदसूरत कहानी पर आते हैं। कोलोराडो की डेमोक्रेटिक कांग्रेस उम्मीदवार, DSA उम्मीदवार मुझे कहना चाहिए, मीला किरोज। अगर आपने उनके बारे में नहीं सुना तो चिंता ना करें, मैंने भी तब तक नहीं सुना था जब तक इस हफ्ते उनका सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं देखा। मैं आपको बता दूं, मामला कुछ और ही है। मेरी बात ना माने, खुद सुने। क्या आपको लगता है 11 सितंबर आतंकवादी हमले अमेरिकी विदेश नीति का अपरिहार्य नतीजा थे? अपरिहार्य इस मायने में कि हमने मध्य पूर्व के बड़े हिस्से को अस्थिर कर दिया, जिससे लोगों को ये विश्वास हो गया कि हिंसा का एक और कृत्य ही एकमात्र जवाब है।
हाँ, हमें तो फूलों से जवाब देना चाहिए था। जैसा मैंने कहा, जिम्मेदारी उन हालात को ख़त्म करने की है जो हिंसा की वजह बनते हैं। आपने हाल ही में हसन फिकर के साथ प्रचार किया, जिनकी बड़ी स्ट्रीमिंग ऑडियंस है। क्या आप मानते हैं हमास इजराइल से कम बुरा है? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। आपने गाजा में इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार बताया और इजराइल पर हथियार प्रतिबंध की मांग की। क्या इसमें वो भी शामिल होगा जब अमेरिका इजराइल को ऐसे रक्षा हथियार बेचता या वित्त पोषित करता है जिनका इस्तेमाल इजराइल, हिजबुल्ला या ईरान के रॉकेट हमलों से अपनी रक्षा के लिए करता है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, ऐसा होगा। हम उन हथियारों में फर्क क्यों नहीं करते जिन्हें हम किसी दूसरी आबादी के खिलाफ युद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? और फिर वे रक्षात्मक हथियार जो बाहरी हमले से नागरिकों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे लगता है कि इजराइल को हथियार बेचना, चाहे रक्षात्मक हों, वो चाहती हैं कि इजरायली नरसंहार जारी रहे और लोग मरे। हमारा लेबनान में जो जातीय सफाया हो रहा है। लेबनान में जातीय सफाया? वाह, तुम्हें लेबनान के बारे में कुछ नहीं पता। ओह, इस शख्स के बारे में मुझे सबसे दिलचस्प यही लगता है। वो खुद को एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक न्याय की योद्धा के रूप में पेश करती है, लेकिन लगभग हर मुद्दे पर उसका रुख एक ही नतीजे पर पहुंचता है। अमेरिका, इजराइल और बाकी सब दोषी हैं। बस आतंकवादी और तानाशाही सरकारों पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जाती। ये वही व्यक्ति है जिसने हसन फिकर के साथ प्रचार किया, कहा था कि अमेरिकियों को 11 सितंबर का हमला झेलना चाहिए था, हमास का बचाव किया और राजनीतिक हिंसा की वकालत की। और याद दिला दूं, उन्होंने खुद कहा है कि रक्षात्मक हथियार इजराइल को गाजा में नरसंहार और लेबनान में जातीय सफाया करने की आड़ देते हैं। उन्होंने पहले भी 11 सितंबर को अमेरिकी कार्रवाई का अनिवार्य नतीजा बताया था और उन्होंने ये भी कहा था कि 7 अक्टूबर रंगभेद का अपरिहार्य परिणाम था। पहली बात, ये महिला मानती हैं कि ऐसा देश जहां 20 लाख अरब नागरिक हैं और वे कानून के तहत बराबर हैं, रंगभेद है? सच में? आखिरी बार जब देखा था, 19 आतंकवादियों का जानबूझकर विमानों को इमारतों से टकराना कोई अनिवार्य घटना नहीं थी। हमास का सीमा पार करना, परिवारों का कत्ल करना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, लोगों को जिंदा जलाना और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाना, इसमें कुछ भी अपरिहार्य नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये सब उनके अपने फैसले थे, कोई अपरिहार्य बात नहीं थी। यही बात है जो मुझे मिलाट के तीसरी दुनियावादी बकवास में सबसे जहरीली लगती है। ये लगातार आतंकवादियों से नैतिक जिम्मेदारी हटा देता है, जबकि जिन लोकतंत्रों पर वे हमला करते हैं, उन पर असंभव नैतिक बोझ डाल देता है। ये मानवाधिकारों की सक्रियता या कोई तार्किक या नैतिक विचारधारा नहीं है, ये तो इसका उल्टा है, ये खतरनाक है। अगर आप बार बार कहते हैं कि आतंकवाद अपरिहार्य है, तो आप लोगों को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर सामाजिक व्यवस्था के टूटने का समर्थन करते हैं। यही बात डीएसए उम्मीदवारों के प्रचार में दिख रही है। वे अमेरिका को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे इसे तोड़ना चाहते हैं और एक काल्पनिक समाजवादी स्वर्ग बनाना चाहते हैं। जागो अमेरिका। अंत में हमेशा की तरह मैं इस हफ्ते की अच्छी खबर के साथ सकारात्मक रूप से समाप्त करना चाहती हूं, जो इस बार एनजीओ मॉनिटर को जाती है। अब इस हफ्ते उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है, मुझे लगता है कि वो 7 अक्टूबर के बाद से आई सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्टों में से एक है, क्योंकि ये वो काम करती है जिसे मीडिया ने बड़े पैमाने पर करने से इनकार कर दिया है। ये फिर से उस संगठन की गहन जांच करता है जिसने इस युद्ध पर दुनिया की राय बनाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। अब ऐसे कई संगठन हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से उनमें से एक था। मैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या MSF की बात कर रही हूँ। 2 सालों से उन्हें नैतिक प्राधिकार माना गया और उन्होंने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया। जब वे ऐसा करते हैं तो मीडिया, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन ये आरोप असल में लगा कौन रहा है? एनजीओ मॉनिटर ने MSF स्टाफ और सहयोगियों द्वारा 7 अक्टूबर के हमलों की तारीफ वाले दर्जनों सार्वजनिक पोस्ट उजागर किए हैं। ये हमास का महिमा मंडन करता है, यहूदी विरोधी बयानबाजी को बढ़ाता है और इंटरनेट पर मौजूद कट्टर इजराइल विरोधी प्रचार को फिर से प्रकाशित करता है। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट में उजागर किए गए एक सार्वजनिक पोस्ट में MSF से जुड़े एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा किया है, जिसमें लिखा है, आज प्रतिरोध ने दुनिया को दिखा दिया कि असली साहस कैसा होता है। यही है आजादी का मतलब, यानी 7 अक्टूबर का संदर्भ है। इस पोस्ट में नरसंहार की तस्वीरें और हमास की तारीफ वाले हैशटैग भी थे।
रिपोर्ट में ये भी विस्तार से बताया गया है कि एमएसएफ को सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करने में 3 दिन लग गए कि हमास ने 7 अक्टूबर का नरसंहार किया था, जबकि इसी दौरान वो तुरंत सार्वजनिक बयान जारी कर रहा था जिसमें इस युद्ध के दौरान हो रही घटनाओं के लिए इजराइल पर आरोप लगाए जा रहे थे। एमएसएफ ने इजराइल पर बार बार नरसंहार का आरोप लगाया और हमास द्वारा अस्पतालों, स्कूलों और अन्य नागरिक ढांचे के सैन्य इस्तेमाल को व्यवस्थित रूप से छिपाया, ये जानते हुए भी कि हमास गाजा की स्वास्थ्य व्यवस्था के भीतर सक्रिय था। इस रिपोर्ट के बाद मेरे मन में एमएसएफ को लेकर कई सवाल हैं और पिछले 2 सालों से जिन पत्रकारों ने उनका हवाला दिया उन्हें भी ऐसे सवाल पूछने चाहिए। और ये तो बस एक और उदाहरण है कि कैसे इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यहूदी विरोध और भ्रष्टाचार हावी है। खुशकिस्मती से एनजीओ मॉनिटर जैसे समूह इन्हें बेनकाब कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ ट्रूथ में इस हफ्ते इतना ही। अगर आपके पास कोई स्टोरी टिप है तो मुझसे एक्स पर एमिली के श्रेडर या इंस्टाग्राम पर एमिली इन तेल अवीव के नाम से संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते जेएनएस पर मिलूंगी।